everyone. Today we will do poem number 2 for class 12th English and elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender. And in this video I clear to you the theme of this poem, line by line explanation with typical word meanings, and after that literary devices. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज की जो हमारी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्कूल क्लासरूम कहाँ का? स्लम एरिया। स्लम आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? स्लम बोलते हैं झुग्गी झोपड़ी को, और ऐसी जगह पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी होती है, इसी के बारे में हम इस पोएम में बात करेंगे। स्टेफन स्पेंडर जो कि इस पोएम के पोएट हैं, राइटर हैं, इनका जन्म 1909 में हुआ था और इनकी डेथ 1995 में हुई थी। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी पोएम के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो मेरा सजेशन ये है स्टूडेंट्स, उसको आप अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि इस सेक्शन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो हो सकता है उसमें पोएट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। नाउ नेक्स्ट सी द थीम ऑफ द पोएम इज बेस्ड अपॉन सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। जैसा आपको पता है कि हम सब इंडिया में रहते हैं, और इंडिया कैसी कंट्री है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेटिक कंट्री है। इट मीन्स डेमोक्रेसी जहां होती है वहां पर इक्वालिटीज होनी चाहिए। लेकिन ये जो पोएम है, प्रेजेंट पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम इज बेस्ड अपॉन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस, जहां पर सामाजिक असमानताएं हैं, अन्याय है। क्लास इनइक्वालिटीज का वही मतलब है जहां पर सब एक समान नहीं है। कुछ लोग तो अमीर हैं, बहुत ही अमीर हैं, और कुछ लोग गरीब हैं, तो वो बहुत हद से ज्यादा गरीब हैं। तो जहां पर इस तरह की असमानताएं हैं, उसी चीज को ये पोएम रिप्रेजेंट करती है। और ये पोएम किस पर बेस्ड है? ऐसे बच्चों की शिक्षा के ऊपर जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उन बच्चों की शिक्षा कैसे चलती है? क्या वो अच्छे से पढ़ पाते हैं? क्या उनके लिए भी स्कूल हैं? हाँ, स्कूल तो है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन क्या वो उन स्कूल्स में एजुकेशन को ले पाते हैं? आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो पोएम है वो 4 स्टैंजास में डिवाइडेड है, और आज हम इस वीडियो में इसका फर्स्ट स्टैंजा करने जा रहे हैं। Far, far from gusty waves, these children's face, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको ये मेरे रीडिंग से ही समझ में आया होगा कि क्या है ये एक क्लासरूम का सीन हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं पोएम, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं? फार फार, बहुत दूर, फार फार, बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिखा है स्ट्रॉन्ग। गस्टी का मीन होता है स्ट्रॉन्ग। किस तरह की वेव्स का वो बात हमारे सामने रखते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दीज चिल्ड्रंस फेस, ये जो बच्चे बैठे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं, ये जब अपने क्लासरूम में बैठे हैं, तो वो बच्चे, उन बच्चों के फेस कैसे हैं? बहुत दूर हैं। किससे बहुत दूर हैं? गस्टी वेव्स से। इट मीन्स कि जैसे वेव्स होती है वो
पढ़ते हैं तो उनके जो फेसेस है उनमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गरीबी से घिरे हुए हैं। अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जिन बच्चों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, ना पहनने के लिए ढंग का कपड़ा है, तो वो एजुकेशन में अपना मन कहां से लगाएंगे? इसलिए उनके चेहरे जो है वो मुरझाए हुए हैं। Far, far from dusty ways, these children's face. Whose children? Who are sitting in a classroom and who are taking elementary education. It means कि ये बच्चे 6 से 14 साल तक के हैं। Like rootless weeds. और ये कैसे दिखते हैं, कैसे हैं? पोएट इनका कंपैरिजन करते हुए बोलते हैं कि ये रूटलेस वीड्स हैं। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे पेड़ पौधे जो यहाँ कहाँ कहीं पर भी ऐसे ही उग जाते हैं, जिनको हम जंगली पेड़ पौधे भी कह सकते हैं। तो पोएट इन बच्चों का कंपैरिजन ऐसे पेड़ पौधों से करता है जिनकी संसार में किसी को जरूरत नहीं होती। एक पेड़ तो वो होता है जिन्हें हम जानबूझ के लगाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं और एटमॉस्फेयर को साफ स्वच्छ करने के लिए भी काम में आते हैं। लेकिन एक पेड़ पौधा वो होता है जो ऐसे ही कहीं पर भी उग जाता है, जिनकी किसी को जरूरत नहीं होती। तो ये बच्चे जो एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे हैं स्लम एरियाज के, वो कैसे हैं? वो उन्हीं अनवांटेड वीड्स के जैसे हैं जिनकी समाज में किसी को कोई जरूरत नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न्ड राउंड देयर पैलर। हेयर, जब एक नॉर्मल मीडियम फैमिली का बच्चा स्कूल जाता है, रिच फैमिलीज की तो मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट रहते हैं वो बच्चे तो, लेकिन जो एक मीडियम फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनको बहुत अच्छे से रेडी करके स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? अपने आप को वेल मेंटेन करके वो स्कूल जाते हैं। लेकिन ये बच्चे, इनके बाल पूरे फेस पर, पैलर का मतलब है यहाँ पर येलोइश फेस, तो इनका जो चेहरा है, पहली बात तो ये है कि वो पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ है क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन की कमी है, इनको अच्छा खाना नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि इनको संभालने वाले इनके पेरेंट्स भी बहुत गरीब हैं, और कुछ बच्चे तो इतने ज्यादा गरीब हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, इवन कपड़े तक भी नहीं है। और कुछ बच्चे इनमें से ऐसे जिनके घर में कोई मेंबर भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है, ठीक है? तो इनके बाल ऐसे ही फैले हुए हैं। कहां पर? उनके पैलर पर। पैलर मीन्स येलोइश फेस। नाउ यहां से देखिए, यहां से पोएट डिस्क्रिप्शन देते हैं, हमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं 4 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स का। फर्स्ट वन इज द टॉल गर्ल विथ हर हेयर विथ हर वेड डाउन हेड। तो अब हमें पता है कि क्लासरूम का सीन चल रहा है जिसमें आप पोएट डिस्क्रिप्शन देते हैं कि सबसे पहले क्लासरूम में एक लड़की है जो क्लास में कैसे खड़ी है? टॉल गर्ल है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि वो क्लास में लंबी है, टॉल है और ऐसे सिर झुकाकर खड़ी है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है टीचर उससे कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो जब वो खड़ी होती है उसकी हाइट का पता चलता है कि एक तो वो लंबी है, दूसरा वो झुककर खड़ी है। तो झुककर खड़े होने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? झुककर खड़े होने का रीजन एक तो सीधा सा है कि वो लंबी है, लंबे लोग थोड़ा सा झुककर ही चलते हैं, लेकिन यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उस लंबे लड़की के खड़े होने का रीजन, झुककर खड़े होने का रीजन ये नहीं है कि वो लंबी है, बल्कि वो गरीब है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है वो अपने परिवार में एक ही लड़की हो, पेरेंट्स नहीं हो सकता है वो अपने परिवार में सबसे बड़ी हो जिसके ऊपर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारियां हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लिए ये बच्चे क्लास में जाकर पढ़ते हैं। तो वो लड़की झुककर खड़ी है, और झुककर खड़े होने का रीजन क्या है? उसकी गरीबी। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड द पेपर सीमिंग बॉय। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझिए,
ये सेकंड नंबर का है। फर्स्ट तो टॉल गर्ल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। सेकंड पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग जस्ट लाइक पेपर। अगेन यहाँ पर पोएट कंपेयर करते हैं एक अदर स्टूडेंट का जो कि कैसा दिखता है, पेपर के जैसा। अब पेपर आपको पता है कैसा होता है स्टूडेंट्स, पेपर बहुत ही थिन होता है, बहुत पतला होता है। इट मींस कि वो जो जिस लड़के की बात कर रहे हैं पोएट, वो इतना पतला है, इतना पतला है जैसे कि कोई पेपर हो। तो किसी की पतलेपन को दिखाने के लिए हम उसे ये भी कह सकते थे कि भाई वो बहुत ही ज्यादा पतला है, बहुत ज्यादा थिन है। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो पेपर जैसा पतला है। इसका मतलब जैसे पेपर व्हाइट होता है तो उसमें एक तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन सभी बच्चों के फेसेस क्या लिए हुए हैं, रेडिश कलर लिए हुए नहीं है बल्कि येलोइश कलर है ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पर जिस बच्चे की बात हो रही है वो पेपर सीमिंग बॉय है। तो टू क्वालिटीज हम ऑटोमेटिकली अपने माइंड में हम ला सकते हैं कि एक तो वो दिखने में कैसा होगा, वो बच्चा बहुत पतला, इतना पतला कि एक पेपर से भी ज्यादा पतला। दूसरा, उसमें न्यूट्रिशन की कमी है ऑब्वियसली, तो उसमें ब्लड कहीं पर भी नजर नहीं आता और उसका पूरी बॉडी ऐसी है जैसे कि व्हाइट विदाउट एनी ब्लड विद रैट्स आईज। आगे देखो पोएट क्या कहते हैं, उस बच्चे की आंखें कैसी हैं। आंखों का अगेन कंपैरिजन किया गया है किससे, रैट से। जैसे चूहे की आईज होती हैं, चूहे की आईज कैसी होती हैं, वो हर टाइम इधर उधर घूमता हुआ खाने की तलाश करता है। ऐसे ही उस बच्चे की आंखों का कंपेयर पोएट ने किया है रैट से। क्यों किया है, दोबारा से कवि यही कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो बच्चे कुपोषित हैं जिन्हें टाइमली खाना नहीं मिलता। अब ऐसा बोला जाता है कि बिना खाए तो भाई भगवान की हम पूजा भी नहीं कर सकते, है ना। तो जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तो हम बहुत अच्छे से स्टडी भी कर लेते हैं। आपने देखा है क्लास में जब हम 4 पीरियड्स पढ़ लेते हैं, 3 पीरियड्स के बाद हमारा लंच ब्रेक होता है, घर में भी ऐसे ही करते हैं। तो जब तक बच्चों के पेट अच्छे से भरे हुए नहीं होंगे उनका माइंड स्टडी में नहीं लग सकता। तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि सेकेंड नंबर, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज बिकॉज he generally or he is finding food somewhere here and there. The stunted unlucky heir. Now he is describing third student. The stunted means underdeveloped. फिर से वही बात आती है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। Unlucky heir means successor, वंशज, उत्तराधिकार। The stunted unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. तो अब थर्ड नंबर स्टूडेंट की जो पोएट बात कर रहे हैं उसके बारे में वो कहते हैं कि वो बहुत ही अंडर डेवलप है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ और वो बहुत अनलकी है, दुर्भाग्यशाली सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है अपने फादर का, जिसको अपने फादर से क्या मिला है। जनरली हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड बोन्स एक तरह की बीमारी होती है, नार्ड डिजीज, जिसे पोएट ने इस लाइन में समझाते हुए बोला है नार्ड डिजीज उसे अपने फादर से मिली है। और इस बीमारी में क्या होता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो बोन्स है वो ट्विस्ट होती चली जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस वर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन आप दीजिए क्योंकि इस वर्ड के दो मतलब निकल कर आते हैं। एक तो इसको हम इस लाइन से कनेक्ट करेंगे, रिसाइटिंग व्हाट हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। तो जो बच्चा बहुत ही अंडर डेवलप है, दुर्भाग्यशाली है। क्यों दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि उसे अपने पापा से, अपने पेरेंट्स से कुछ भी जायदाद नहीं मिली, कुछ रुपया दौलत धन वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला,
बल्कि अपने फादर से क्या मिला है, एक बीमारी मिली है। कौन सी बीमारी, जिसमें बोन्स ऑटोमेटिकली मुड़ जाती हैं। और वो अपनी डेस्क से खड़े खड़े क्या पढ़ रहा है, अपने लेसन को रीड कर रहा है, रिसाइट कर रहा है। वो लेसन, वो पोएट्री भी हो सकती है या कोई लेसन भी हो सकता है। अब इसी वर्ड को हम इसका दूसरा मीनिंग निकालते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ही रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज, जहां पर इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि वो रिपीट कर रहा है। रिसाइटिंग, आई हैव रिटन ऑलरेडी हियर द मीनिंग ऑफ रिसाइटिंग इज रिपीटिंग। रिपीटिंग मीन्स कि वो अपने पापा की बीमारी को रिपीट कर रहा है। ये क्या है, कुछ इनहेरिटेंस गुण होते हैं जो पेरेंट से हमें ऑटोमेटिकली मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है थर्ड नंबर का, एक तो वो हम ये कह सकते हैं कि अपने डेस्क से खड़े खड़े पोएम को रिसाइट कर रहा है, लेसन को रीड कर रहा है। और इसका सेकंड मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो अपने पापा की नार्ड डिजीज को, जिसमें बोन्स ट्विस्ट हो जाती हैं, उसी को रिपीट कर रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यशाली बात है। At back of the dim class, now here is the description of fourth number student. At back of the dim class, which type of class? Dim class. And why it was dim? Because it is the classroom related the students who reside in a slum area. At back of the dim class, one unnoted. अब पूरी क्लास में अंधेरा है, सन्नाटा सा छाया हुआ है, डिम है क्लास, एनर्जी कुछ नहीं है स्टूडेंट्स में। सारे ही बच्चे बुझे बुझे से हैं, दुबले पतले हैं, उनके फेसेस पे कोई एनर्जी नहीं है, कुछ एंथुसियाज्म नहीं है किसी चीज को करने का। क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत कुपोषित हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, उनके घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, गरीबी है, उनके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज है जो कि उनको निभानी है। इन सब रीजंस की वजह से क्लासरूम कैसा है, डिम है। तो लास्ट में पोएट कहते हैं कि उस क्लास के एकदम लास्ट में एक स्टूडेंट बैठा है जो कि अननोटेड है, जिसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है। स्वीट एंड यंग, और दिखने में वो स्टूडेंट कैसा है, स्वीट है, यंग है, दिखने में अच्छा है, भोला है, और ऑब्वियसली यंग है क्योंकि वो क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। His eyes live in a dream. उसकी आंखें कहाँ हैं, क्या देखती हैं, दिन में ही जागते जागते सपना देखती हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। तो उन बच्चों का माइंड, क्योंकि एक तो पहली बात है वो लास्ट में बैठा है और उसका टेंशन टीचर के ऊपर नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, बल्कि उसका टेंशन अपने उस सपने में है जो कि वो क्लास में बैठा बैठा देख रहा है। और उसका सपना क्या है, ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। यहाँ पर दिस स्टूडेंट किसके लिए आ रहा है, क्लासरूम के लिए, ठीक है। तो जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, जो भी टीचिंग्स वहां हो रही है, उस लास्ट स्टूडेंट का माइंड क्लास में नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा बहुत सी बार होता है कि क्लास में जो लास्ट बेंचर्स होते हैं उनका क्लास में माइंड नहीं लगता है, लेकिन वो एक अलग मैटर है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, उनकी लिसनिंग स्किल इतनी इंप्रूव नहीं होती है, या वो सुनना ही नहीं चाहते, या उन्हें टीचर का मेथड पसंद नहीं आता, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट स्टूडेंट बैठा है वो अननोटेड है, पहली बात तो किसी का ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर, वो नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, वो क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक को ध्यान से सुन भी नहीं रहा और वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। और उसका जो सपना है, जो वो सोच रहा है, जो भी उसकी इमेजिनेशन है, वो क्या है, स्क्वायरल का गेम, कि बाहर क्या हो रहा है, क्लासरूम के बाहर क्या हो रहा है। गिलहरी है जो वो गेम खेल रही है, इधर से उधर भाग रही है, उसका टेंशन उसकी तरफ है बजाय क्लासरूम स्टडी के। इन ट्री रूम, अब देखो यहाँ पर ट्री का कोई रूम नहीं होता, इट मीन्स उसका माइंड जो है वो नेचर की तरफ जा रहा है। बाहर का जो एरिया, बाहर का जो इमेजिनेशन है, उसका जो प्रेजेंटेशन बाहर का निकल कर आ रहा है नेचर का, उसकी तरफ उसका अट्रैक्शन ज्यादा है।
अदर देन दिस मीन्स क्लासरूम स्टडी के बजाय उसका अटेंशन नेचर की तरफ जा रहा है, जो विंडो के बाहर वो देखता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है। आइए अब थोड़ा सा हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज रिपीटिशन। देखिए फार फार, फार फार 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना वर्ड, इसलिए रिपीटिशन वो लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पर कोई वर्ड एक से ज्यादा बार आए। और इसको पोएट क्यों यूज करते हैं? किसी भी बात पर स्ट्रेस डालने के लिए। जैसे फर्स्ट टाइम में पोएट क्या कहना चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं स्लम एरिया के, एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके जो चेहरे हैं वो बहुत दूर है, बहुत बहुत ज्यादा दूर है। मतलब किसी भी स्टूडेंट के फेस पर कोई भी एनर्जी नजर नहीं आती है कि उन्हें कुछ नॉलेज मिलेगी, स्कूल जाने से उन्हें कोई फायदा होगा, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो स्कूल जा क्यों रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उनको ड्रेसेस मिल जाती हैं, और ड्रेसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? खाना, जो मिड डे मील उन्हें मिलता है। तो कुछ बच्चे तो सिर्फ उस मिड डे मील के लिए ही जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि एजुकेशन होती क्या है। तो रिपीटिशन। सेकंड इज मेटाफर, वेयर इट इज गस्टी वेव्स, जहां पर पोएट ने स्ट्रॉन्ग वेव्स का, स्ट्रॉन्ग विंड का कंपैरिजन किससे किया है? चिल्ड्रंस फेस से, विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज वर्ड। तो जहां पर भी लाइक और एज वर्ड्स के बिना कंपैरिजन किया जाता है, वहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? मेटाफर। तो ये दोनों चीज, दोनों लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज सिमिली। लाइक, ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज हो रहा है। लाइक रूटलेस वीड्स, तो जैसे कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही पोएट कहते हैं कि वो बच्चे कैसे हैं? उन अनवांटेड प्लांट्स के जैसे हैं, जिनका इस सोसाइटी में कोई यूज नहीं है, कोई भी उनको पसंद नहीं करता, कोई चाहता नहीं है। इट मींस उनके होने या ना होने का कोई भी महत्व नहीं है। तो ये हो गया आपका टर्म। नेक्स्ट इज फन। फन देखिए इस वर्ड में है रिसाइटिंग, जहां पर फन वो लिटरेरी डिवाइस होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, जहां एक ही वर्ड के 2 मीनिंग निकलते हो। जैसे यहाँ पर रिसाइटिंग का एक मीनिंग मैंने आपको बताया नॉर्मल रीडिंग, कि बच्चा अपनी डेस्क से बैठकर अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, रीड कर रहा है। और दूसरा मीनिंग इसका क्या निकल कर आता है? रिपीटिंग, कि वो अपने पापा की जो डिजीज है ट्विस्टिंग बोन्स की, उसी को रिपीट कर रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा है, बल्कि ये उसकी मजबूरी है। हमें हमारे पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, कुछ गोल्ड वगैरह मिल जाता है, ज्वेलरीज वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन उस स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स से क्या मिला है? किस चीज को वो रिपीट कर रहा है? इसका जिम्मेदार वो खुद नहीं है, बल्कि वो मजबूर है। उसे वो अपने पेरेंट्स से क्या कहना चाहिए, इनहेरिटेड गुण के रूप में मिला है। नाउ राइम स्कीम। राइम स्कीम, द पोएम, प्रेजेंट पोएम रिटन इन अ फ्री वर्ड्स। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। फेस, टेलर, पेपर, एयर, डिजीज, क्लास, दिस, तो कोई भी लाइन किसी से भी मैच नहीं करती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारा जो स्टैंजा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह से इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टैंजास हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे with all the literary devices and word meanings. Till then, bye, take care.